चलिए किसका क्वेश्चन था लास्ट में जब डिस्कनेक्ट हुआ था उसके पहले? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, आगे बढ़े। किसका क्वेश्चन था? हाँ, एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए अपना। उस समय डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ 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 हाँ, क्या हो सकता है? यस, चार्ज रेस्ट में हो सकता है। चार्ज देखो, चार्ज जब एटम के अंदर है ना इलेक्ट्रॉन्स, तब मूव कर रहा है ना। लेकिन होता क्या है, आपने देखा है केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री कर सकते हैं। जब हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बराबर एनर्जी देते हैं तो हम लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देते हैं। तो चार्ज आपका स्टैटिक हो सकता है, स्थिर हो सकता है। आगे चल के कैपेसिटर पढ़ाएंगे आपको। कैपेसिटर एक डिवाइस है, कैपेसिटर एक डिवाइस है। कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग लेके चले तो इस पे चार्ज रहता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है। ये चार्ज स्थिर है तो चार्ज रेस्ट में रह सकता है। चार्ज जब तक एटम के अंदर है, इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में चार्ज है, तभी मोशन में है। इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बराबर एनर्जी देके हम लोग अलग कर सकते हैं। और कंडक्टर्स में यही होता है। कंडक्टर्स में हर एक एटम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटम को छोड़ के निकल जाता है, जो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। तो ऑफ कोर्स चार्ज रेस्ट में रह सकता है। तो चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई फोर्स नहीं लगेगा, और चार्ज अगर मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहे वो रेस्ट में रहे चाहे वो मोशन में रहे, हमेशा फोर्स लगेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपने चार्ज का डेफिनेशन देख लिया, चार्ज को आपने समझ लिया, और चार्ज पे कैसे फोर्स लगता है वो आपने समझ लिया। बस खाली अब इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लीजिए। तो चार्ज, हाँ बोलो। डायरेक्शन देखो कैसे फाइंड कर सकते हैं। लॉरेंट्ज फोर्स का दो पार्ट है। लॉरेंट्ज फोर्स का दो पार्ट होता है, जो मैंने पहले आपको बताया। ओके, अब सपोज दैट इमेजिन करो कि फील्ड आपका किस तरह से है। दोनों की वजह से फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होगा, और फाइनली दोनों डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन आपका रिजल्टेंट डायरेक्शन बताएगा। यानी अगर इमेजिन करो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, यानी लाइन ऑफ फ्लक्स अंदर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब होता है ना, लाइन ऑफ फ्लक्स अंदर की तरफ जा रहा है। तो दोनों फोर्स की वजह से डायरेक्शन अलग अलग होगा, और दोनों डायरेक्शन को कंबाइन करके हम लोग रिजल्टेंट डायरेक्शन निकालेंगे। तो सपोज दैट इमेजिन कर लो कि इस तरह से चार्ज अभी v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और अचानक से उसको फोर्स लगना शुरू हुआ। v वेलोसिटी से ये q चार्ज मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है q into e। q मैग्नीट्यूड है, इस डायरेक्शन में है। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही। क्योंकि ये होता है कैसे डिफाइन, तो वेक्टर f is equal to q into वेक्टर e। यानी जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वही आपके फोर्स का डायरेक्शन होगा अगर चार्ज पॉजिटिव है। यही अगर चार्ज नेगेटिव रहता हमारा तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाता, और नेगेटिव स्केलर मल्टीप्लाइड बाय ये वेक्टर, उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। यानी अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो फोर्स का डायरेक्शन इधर लगता। लेकिन चलो हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन लेके चले हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स इस तरफ लग रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ जाओ, तो होता क्या है कि जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हम लोग लेके चलते हैं, वेक्टर का दो प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में जो इसका रिजल्टेंट होगा ना, वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड का, वो हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मींस यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और राइट हैंड स्क्रू रूल हम लोग यूज करते हैं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इधर है, तो ये फोर्स भी इधर ही लग रहा है। तो इस केस में मैग्नेटिज्म की वजह से भी फोर्स इधर,
और इसके वजह से भी फोर्स इधर, तो इस केस में दोनों का फोर्स सम टोटल हो जाएगा, यानी फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में इस केस में, लेकिन बाकी केसेस में अलग अलग हो सकता है। तो इसका डायरेक्शन मैग्नेटिज्म की वजह से डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो मैग्नेटिज्म की वजह से जहां क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर में रिजल्टेंट होगा उसका, यानी देखो आपका मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर इस तरह से जा रहा है अंदर की तरफ, बोर्ड में अंदर की तरफ जा रहा है और आपका वेलोसिटी इस तरफ जा रहा है, यानी अगर देखो तो इस तरफ अंदर की तरफ ऊपर की तरफ इन दोनों से परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये डायरेक्शन इन दोनों से परपेंडिकुलर है, ये डायरेक्शन इन दोनों से परपेंडिकुलर है, तो इस ओर उसका फोर्स लगेगा। और राइट हैंड स्क्रू रूल से हम लोग निकालते हैं, फर्स्ट फिंगर आपके फर्स्ट वेक्टर को इंडिकेट करेगा, सॉरी यहाँ v वेलोसिटी इज फर्स्ट फिंगर, ये इधर, ये नहीं सॉरी इस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में fb। तो राइट हैंड स्क्रू रूल में हम लोग कैसे निकालते हैं, योर इंडेक्स फिंगर इज अलोंग द वेलोसिटी v, तो वेलोसिटी v की तरफ हमने इंडेक्स फिंगर को लगाया। योर मिडिल फिंगर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद आपका थंब रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपका मैग्नेटिज्म की वजह से है, ठीक है। तो अभी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बोलना और फिर से समझाएंगे। समझ? हाँ बोलो। ओके चलो फिर से बताते हैं। सबसे पहले यहां समझो, आगे चल के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना होगा, चलो वो अलग चीज है, वहां भी हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं। जनरेटर के केस में हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करते हैं, उससे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालते हैं, और मोटर के केस में हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, उससे हम लोग डायरेक्शन ऑफ अप फोर्स निकालते हैं। लेकिन वो अलग चीज है, वो आपको आगे पढ़ना है। यहाँ जो ये है ना, सबसे पहले इतना तो आपको जरूर पता है, वेक्टर में आपको बताया गया होगा कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो तरह से होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट और एक डॉट प्रोडक्ट, ये तो बताया गया होगा मैथमेटिक्स में। ओके ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, अगर हम लिखते हैं इस तरह से v क्रॉस b, यानी वेक्टर v क्रॉस b अगर हम लोग लिखते हैं तो ये क्या होता है, इसका एक्चुअल मतलब होता है v b sin थीटा। ये बताया गया आप लोगों को, ये मैथमेटिक्स में जरूर पढ़ाया गया होगा, बताओ। और यही अगर डॉट प्रोडक्ट रहता, यही अगर डॉट प्रोडक्ट रहता तो ये क्या हो जाता, VB cos थीटा। अब इन दोनों में अंतर समझो, इसका जो आपको रिजल्टेंट मिल रहा है ना, इसका रिजल्टेंट इटसेल्फ एक वेक्टर है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट भी एक वेक्टर होता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट एक स्केलर होता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट भी आपको एक वेक्टर ही मिलेगा, और बस ये ध्यान देना है वो वेक्टर ऐसा होगा, यानी क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ऐसा होगा, और यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, फोर्स है। तो यहाँ जो फोर्स बनेगा ना क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट, वो ऐसा होगा कि इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। और डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करते हैं या राइट हैंड थंब रूल हम लोग यूज करते हैं। यहाँ अगर हम लोग राइट हैंड थंब रूल निकाले तो इस तरह हम लोग अपने इसको रखते हैं, अपने हैंड को, रुको लाइट में इसको दिखाते हैं। तो यहाँ इस तरह से अपने हैंड को हम लोग रखते हैं। हैंड में क्या है, ये तीनों फिंगर, योर मिडिल फिंगर, सॉरी योर इंडेक्स फिंगर, योर मिडिल फिंगर एंड थंब, इन तीनों को परपेंडिकुलर हम लोग रखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये दिख रहा है परपेंडिकुलर, ये दिख रहा है सबको? इन तीनों फिंगर को परपेंडिकुलर रखते हैं, मिडिल फिंगर, सॉरी इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, इन तीनों को परपेंडिकुलर रखते हैं। अब क्या करते हैं, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना है तो हम लोग सबसे पहले वाले वेक्टर के अलोंग, तो देखो यहाँ पहला वेक्टर कौन सा है, v है, तो पहले वाले वेक्टर के अलोंग अपने इंडेक्स फिंगर को रखेंगे और दूसरे वाले वेक्टर के अलोंग अपने मिडिल फिंगर को रखेंगे, और तब आपका थंब जिस डायरेक्शन में होगा वही आपका डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट होगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ आपका चार्ज का वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो सबसे पहले हमने अपने इंडेक्स फिंगर को ऊपर की तरफ रखा। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे वेक्टर पे,
तो ये वेक्टर में मैग्नेटिक फील्ड इस दीवार में, इस स्क्रीन में अंदर की तरफ जा रहा है, तो हमने अपने मिडिल फिंगर को अंदर की तरफ रख दिया, तो अपने आप देखो आपका थंब किस डायरेक्शन में है, आपका थंब है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी इस डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट फोर्स हो गया। अब समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग उसका डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपका चार्ज का कंसेप्ट हो गया। अब आपको पता है कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट, लेकिन हाँ, चार्ज बनता कैसे है? तो चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन, चार्ज का यूनिट क्या बताए थे? कूलम। तो चार्ज होगा कैसे? तो सबसे बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सबसे बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जिसको हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं हर एक फिजिकल केस में, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स है। यानी कोई भी चार्ज अगर कहीं पे है, अगर हम लोग कहते हैं ना कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे Q चार्ज है, तो जाहिर है Q बना कैसे होगा? Q इज इक्वल टू Ne, Q इज इक्वल टू Ne, और Ne का क्या मतलब है? E का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम। 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो ये हो गया चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कहीं पे भी कितना भी चार्ज स्टोर होगा, सबसे बेसिक यूनिट पार्टिकल जो चार्ज का है वो इलेक्ट्रॉन है। यानी अगर आपको कोई कहे कि कैपेसिटर पे Q चार्ज है, तो जाहिर है Q चार्ज कैसे बना होगा? N into E, यानी चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी सबसे बेसिक यूनिट जो चार्ज का है, सबसे बेसिक पार्टिकल जो चार्ज का है वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से ही हम लोग बड़ा चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेसिक चार्ज इलेक्ट्रॉन ही है। क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चार्ज समझ में आ गया तो बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। हाँ, एक चीज और, चार्ज जहां भी होगा अपने चारों ओर फील्ड क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। यानी चार्ज जहां भी है, सपोज दैट ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और पॉजिटिव चार्ज इस तरह से अपने चारों ओर। और यहाँ तो हम लोग 2 डायमेंशनल सर्किट में दिखा रहे हैं, एक्चुअली स्फेरिकल 3 डायमेंशनल में इस तरह से ये चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है। वहीं अगर ये नेगेटिव चार्ज रहता, अगर ये -Q रहता, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा चारों तरफ। ये 2 डायमेंशनल सर्कल में आपको दिख रहा है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल स्फीयर में चारों तरफ से इधर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार स्टार्ट होके पूरे इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होगा, डिस्टेंस के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आगे चल के हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब आ जाते हैं वर्क कैसे करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, उस पे हम लोग आ जाते हैं। तो जिस तरह हमने देखा था स्टार्टिंग वाला केस, अब आ जाओ यहाँ पे। जिस तरह हमने स्टार्टिंग वाला केस देखा था ना कि इस वाटर को फ्लो कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता था, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस प्रोवाइड करना पड़ता था, तब वाटर फ्लो होता था। उसी तरह चार्ज को कहीं से कहीं अगर हमें फ्लो कराना है किसी इलेक्ट्रिकल वर्क को करने के लिए, तो हमें जिस तरह यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करते थे, वहां हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। और कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, तो अगर गौर से देखो तो अर्थ का यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, ठीक है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी पार्टिकल को, इस ब्लॉक को उठा के हमने यहाँ से यहाँ तक रखा, तो हमने यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट कर दिया। ध्यान से समझना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यहाँ कर क्या रहे हैं, ये सारी चीजें कहाँ हो रही हैं? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। इज दैट क्लियर? ये जो ब्लॉक को उठा के हम लोग रख रहे हैं यहाँ से यहाँ, ये सारी चीजें कहाँ हो रही है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। तो यहाँ देखो, अगर किसी कोई वर्क को हमें कराना है, तो हम लोग क्या करते हैं? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट इस ब्लॉक को उठा के हमने यहाँ से यहाँ तक रख दिया, तो हमने इसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड कर दिया। उसी तरह चार्ज के केस में यहाँ पे सपोज दैट एक पॉइंट है,
सपोज दैट एक पॉइंट है ए। अब होता क्या है कि यहाँ हम लोग क्या करते थे, यहाँ जो हम लोग वर्क कर रहे हैं एक पॉइंट को हम लोग जीरो लेके चलते थे, यानी हम लोग मान लेते थे कि एक ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड लेवल पे हमने मान लिया कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और इस जीरो से कंपैरिजन करके ही सारी चीजें हम लोग निकालते थे। पिछले क्लासेस में आपको बता चुके हैं कि हर एक क्वांटिटी फिजिक्स और इंजीनियरिंग में, साइंस और इंजीनियरिंग में रिलेटिव होती है। तो यहाँ क्या करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट हमने लिया 0 पॉइंट और इसके रिस्पेक्ट में हमने ब्लॉक को मूव किया और ब्लॉक को मूव करने के अगर h हाइट पे हमने रख दिया तो हमने mgh ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसको दे दिया। ठीक है, यानी एक 0 पॉइंट चाहिए आपको रेफरेंस के लिए, उसी तरह चार्ज में भी आपको 0 पॉइंट चाहिए रेफरेंस के लिए। तो होगा क्या कि यहाँ 0 पॉइंट कैसे हो सकता है, यहाँ 0 पॉइंट कैसे हो सकता है, तो जाहिर है पहले भी आपको बता चुके हैं कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, वो सब कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल से बना है और हर एक मॉलिक्यूल्स एटम से बना है और हर एक एटम के अंदर चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में है और नेगेटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटसाइड अलग-अलग ऑर्बिट में, आउटर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, यानी हर जगह चार्ज प्रेजेंट है। हम चार्ज को कहीं भी ले जाना चाहें, जैसे मान लो अगर सपोज दैट एक चार्ज को हम देख पाते, उठा पाते, एक चार्ज को, एक इलेक्ट्रॉन को अगर मान लो हम लोग देख पाते, हम लोग देख तो सकते नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो ऐसा पॉसिबल होता, एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग देख पाते, उठा पाते, तो उसको कहीं भी रखने की कोशिश करते हैं, मान लो टेबल पे रख रहे हैं, तो टेबल भी किससे बना है, एटम से बना है, टेबल के अंदर भी चार्ज है, जाहिर है उस टेबल के अंदर चार्ज है और इस चार्ज इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है दोनों के वजह से फोर्स एक बन जाएगा वहां पे कूलम्ब्स लॉ से। तो हमें एक ऐसा पॉइंट देखना होगा जहां कोई भी चार्ज नहीं रहे और जाहिर है जहां कोई भी चार्ज नहीं रहेगा तो इस चार्ज पे वहां कोई फोर्स नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग अपने मन से इंफिनिटी एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, एक पॉइंट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं जो इंफिनिटी है और हम लोग मान लेते हैं कि उस इंफिनिटी पॉइंट पे कोई भी चार्ज नहीं अवेलेबल है। जाहिर है इंफिनिटी पे कोई चार्ज अगर नहीं अवेलेबल रहेगा और ये चार्ज हम इसको यहाँ पे रखेंगे, इस चार्ज को उठा के यहाँ रख देंगे, तो इंफिनिटी में आसपास अगर कोई चार्ज नहीं है तो इस चार्ज पे कोई फील्ड, इस पे फोर्स एक्सपीरियंस होगा क्या? हाँ, ठीक है, तो कोई फोर्स वहां नहीं एक्सपीरियंस होगा, यानी मान लो यहाँ पे हमने एक चार्ज रख दिया, ठीक है, इंफिनिटी पे, तो उसके सराउंडिंग में इंफिनिटी एक ऐसा पॉइंट हमने एज्यूम किया जहां और दूसरा कोई भी चार्ज नहीं है। तो जब दूसरा कोई भी चार्ज नहीं है तो इस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, तो हमने मान लिया यहाँ पे कि यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है रेफरेंस के लिए, जिस तरह यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जीरो मान लेते थे रेफरेंस के लिए, हम लोग मान लेते थे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो है रेफरेंस के लिए, उसी तरह रेफरेंस के लिए हमने यहाँ मान लिया कि इस इनफाइनाइट पे जहां और कोई भी चार्ज नहीं है फोर्स लगाने के लिए, यहाँ की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो है फॉर द पर्पस ऑफ रेफरेंस। क्लियर? ठीक है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ हम लोग करते क्या थे, तो यहाँ m मास के ब्लॉक को रेफरेंस वैल्यू से यानी जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से हम लोग अपने हाथ से उठा के इसको यहां से यहां तक रखते थे और रख रहे हैं, तो ये सब किसके अंदर हो रहा है, ये पूरा एरिया क्या है, ये जो पूरा एरिया है ना, ये सारा काम किस चीज के अंदर हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, ये सारा काम किस चीज के अंदर हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर। तो हम लोग कर क्या रहे हैं पहले समझो, एक हमने रेफरेंस लिया 0 पॉइंट जहां की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ठीक है, उस और ये जो एरिया है ना, यहाँ अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड लगा हुआ है, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर इस जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के पॉइंट पे हमने अपने हाथ से मस्कुलर एनर्जी देके इस ब्लॉक को यहाँ मूव किया, यानी कहीं ना कहीं हम अपनी मस्कुलर एनर्जी को देके वर्क कर रहे हैं और वर्क करके जब इस ब्लॉक को हमने यहाँ लाके छोड़ा तो h हाइट के वजह से अब इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार ध्यान से समझो, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, ध्यान से समझना, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक पॉइंट हमने लिया 0 पॉइंट, हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर इस ब्लॉक को हमने
इस जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट से उठा के यहां से यहां तक रखा, यानी हमने अपने मसल से मस्कुलर एनर्जी देके एक काम किया। ब्लॉक का यहां से यहां तक रखा जाना एक काम है, तो हमने काम किया, हमने एक वर्क किया, यहां से यहां तक हमने इसको रखा, वर्क किया, और वर्क करके जब हम इसको छोड़ देते हैं तो मेरा किया हुआ वर्क, मेरा वर्क डन जो है ना, वो अब नई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टोर हो चुका है। क्लियर? पहले बता चुके हैं कि वर्क और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है। इतना समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह करके हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट कर दिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो mgh के बराबर है। अब सेम चीज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में करेंगे। अब यहां भी एज्यूम करो कि कहीं किसी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी और चार्ज की वजह से इस A पॉइंट के पास ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे A पॉइंट है आपका, यहाँ पे A पॉइंट के पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, और इस पूरे एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पूरे एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पूरे एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ जैसे वहां एक रेफरेंस पॉइंट लेते थे जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला, यहाँ एक रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे जीरो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी वाला। ठीक है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, EPE जीरो है। और क्यों जीरो है? क्योंकि ये पॉइंट इनफाइनाइट पे है, यहाँ और कोई चार्ज नहीं है जो फोर्स लगा सके, यहाँ कोई चार्ज नहीं है जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करे, यहाँ कोई चार्ज नहीं है जो पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करे। अब जिस तरह ब्लॉक को उठा के लाते थे, यहाँ भी अगर पॉसिबल होता कि इसको हम उठा पाते, तो यहाँ से उठा के अगर इस चार्ज को ले आके यहाँ रख दिए, ठीक है, अगर हम इसको लाके यहाँ रख दिए, इस चार्ज को, इस क्यू चार्ज को, इस क्यू चार्ज पार्टिकल को यहाँ से उठा के हम A पॉइंट पे लाके रख दिए, तो होता क्या था? देखो, यहाँ ब्लॉक को उठा के रखते थे तो क्या होता था, यहाँ ब्लॉक को उठा के रखते थे रेफरेंस लेवल जीरो लेवल से यहाँ पर, तो क्या होता था, हम लोग वर्क करते थे, और वर्क करके हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट कर देते थे। जब वर्क करके हम लोग छोड़ते थे ना, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाती थी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो यहां भी इस चार्ज को उठा के हम यहाँ ला रहे हैं, तो कोई वर्क कर रहे हैं। वर्क कैसे कर रहे हैं? तो अपने मसल से एनर्जी देके हम वर्क कर रहे हैं, यानी चार्ज को हमने यहाँ से उठा के यहाँ तक लाया, तो हमने वर्क किया, और जैसे ही वर्क करके छोड़ेंगे, अब यहाँ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाएगा। और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U से इंडिकेट करते हैं, और किस पॉइंट का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है? तो A पॉइंट का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, इसलिए हम लोग UA से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ अब हम लोग कहेंगे कि U पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो गई, जो UA के बराबर है। क्लियर? ठीक है, अब होता क्या है कि कितने चार्ज को हम लोग ला रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, कितने चार्ज को हम लोग ला रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। तो सपोज दैट ये चार्ज आपका यूनिट चार्ज रहता, सपोज दैट ये चार्ज यूनिट चार्ज रहता, यानी Q की वैल्यू 1 है, और हम लोग कह देते कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको उठा के यहाँ से यहाँ तक हम लोग ला रहे हैं, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक लाए तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी UA बन गया। और इस केस में होता क्या है, हम लोग एक नया चीज डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, और अब हम लोग नया चीज क्रिएट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन करते हैं, इस यूनिट चार्ज को हमने लाया ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाता है, VA इस पॉइंट का इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है, एक नया चीज हम लोग डिफाइन करते हैं जो ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी दोनों में होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो हम लोग काम कर रहे हैं वहां भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक फील्ड में काम कर रहे हैं यहाँ भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में हम एक नई क्वांटिटी को, नई यूनिट को डिफाइन करते हैं, नए फेनोमेनन को डिफाइन करते हैं, जिसका नाम हम लोग देते हैं पोटेंशियल। और पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो अगर ये यूनिट चार्ज है,
यूनिट चार्ज को हमने यहां से यहां तक लाया और यहां लाने के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यूए बन गया। तो चूंकि ये यूनिट चार्ज है यानी इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि क्यू की वैल्यू तो 1 है, हमने पॉजिटिव डिस्चार्ज लिया था। तो ये डेफिनेशन आपके पोटेंशियल का हो गया। अब हम लोग कहेंगे कि इस पॉइंट का पोटेंशियल ए हो गया। क्लियर? हाँ बोलो, आवाज कट रहा है तुम्हारा, आवाज कट रहा है, बोलो। आवाज कट रहा है। हाँ अरे पहले मतलब समझो, मतलब समझो। देखो यहां समझो मतलब इसका, यहां हो क्या रहा था, ये चीज इसीलिए तो समझा रहे थे इतनी देर से। देखो फिर से समझो। यहां क्या था, इसको फिर से ध्यान से समझो। हमने जीरो रेफरेंस पॉइंट ले लिया, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो का पॉइंट हमने ले लिया। इसी को हम लोग डेटम भी बोलते हैं, जीरो लेवल भी बोलते हैं। पहले ब्लॉक यहाँ पे था m मास का, तो जाहिर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। इसको यहाँ से आए, हमने अपने मसल्स की एनर्जी को लगाया और एनर्जी को लगा के वर्क कर रहे हैं। हमेशा देखना वर्क और एनर्जी इंटरकन्वर्टेबल है। एनर्जी देके वर्क करते हैं, वर्क करके छोड़ेंगे तो फिर से एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, मैंने यहाँ से अपने मसल्स की एनर्जी को लगाया, अब इसको मूव करा रहे हैं, तो हम फोर्स लगा रहे हैं और मूवमेंट करा रहे हैं। फोर्स इनटू डिस्टेंस आपका एनर्जी, ठीक है, या वर्क, फोर्स इनटू डिस्टेंस वर्क। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम मूव करा रहे हैं h हाइट तक, यानी मैंने एनर्जी लगा के वर्क किया। पहले समझो, मैंने एनर्जी लगा के वर्क किया। वर्क क्या है, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचा देना। एनर्जी लगा के वर्क किया, मैंने अपने मसल्स की एनर्जी को लगा के यहाँ वर्क किया। जब ये इस पॉइंट पे पहुंच गया तो मैंने वर्क करके छोड़ दिया ना, इस पॉइंट पे ब्लॉक को लाके मैंने छोड़ दिया ना, यानी मैंने वर्क करके छोड़ दिया। मैंने वर्क करके छोड़ा तो मेरा किया हुआ वर्क वापस यहाँ एनर्जी में स्टोर हो गया, और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जो mgh के बराबर है। क्लियर? तो वर्क और एनर्जी इंटरकन्वर्टेबल है। एक्चुअली में मैंने जितना काम किया ना, मैंने जितना वर्क किया, वही वर्क यहाँ mgh के फॉर्म में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में आया है। तो चाहे वर्क लिखे या एनर्जी लिखे, क्या फर्क पड़ता है? इसीलिए तो दोनों का यूनिट जूल है। वर्क एनर्जी थ्योरम में यही आपको बताया जाता है कि वर्क और एनर्जी इंटरकन्वर्टेबल है। इज दैट क्लियर? अब अगर इस ब्लॉक में यहां से गिराते ना, इस ब्लॉक को अगर फ्री फॉल करा दें, तो ये ब्लॉक जो यहां से गिरेगा, ये भी उतनी ही एनर्जी देगा और यहां से यहां तक वापस आने में उतना ही वर्क डन करेगा जितना वर्क डन मैंने किया था। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पे भी मैंने वर्क किया, मैंने अपने मसल्स की एनर्जी को दिया, एनर्जी देके मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचाया, मैंने छोड़ दिया, तो मेरा किया हुआ वर्क यहाँ की एनर्जी में वापस स्टोर हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो चाहे यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखें या वर्क डन लिखें, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इज दैट क्लियर? तो इस तरह एक नई क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करते हैं। बस ध्यान रखना कि हर जगह एनर्जी का कांसेप्ट सेम है। पोटेंशियल एनर्जी वहां भी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां भी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग एक और बेहतर क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये कैसे डिफाइन होता है मैथमेटिकली? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। और अगर हमने कंडीशन ले लिया कि ये यूनिट चार्ज है, यानी चार्ज की वैल्यू 1 है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपने आप 1 हो गया। इस केस में इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी UA है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA है। क्लियर? अब आपको ग्रेविटेशनल फील्ड में बताए थे आपको कि हमेशा वाटर का फ्लो कहां से कहां तक होगा, तो वाटर का फ्लो हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरफ होता था, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ वाटर का फ्लो हो रहा है।
यहां भी अगर दो पॉइंट हम ले लें इसी तरह का, अगर हम दो पॉइंट ले लें यहाँ पे, जैसे ये पॉइंट ए है, सपोज दैट इमेजिन कर लें यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, यहाँ पे भी इस यूनिट चार्ज को अगर हम उठा के लाएं, यहाँ भी अगर यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से उठा के यहाँ लाएं, और सपोज दैट ये पॉइंट बी है ना, तो यहाँ तक लाने में मैंने जो वर्क किया, वर्क करके मैंने छोड़ा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यूवी बन गया। ये भी यूनिट पॉइंट है, इसको भी हम लोग वैसे ही डिफाइन करेंगे। ये भी यूनिट पॉइंट है, इसको भी हम लोग ऐसे ही डिफाइन करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ VB इज इक्वल टू UB बाई Q, और Q की वैल्यू चूंकि 1 है, Q की वैल्यू 1 है, तो अगेन ये भी क्या हो गया, इसका पोटेंशियल भी UB के बराबर हो गया, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने लाया है। मींस अब अगर यहाँ पर देखो, दैट मींस अगर अब हम लोग यहाँ पर देखें, रुक जा बेटा थोड़ा सा पढ़ा लेते उसके बाद आप वही करेंगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल VB है और यहाँ पे पोटेंशियल VA है। अब अगर आपको कंडीशन दे दिया जाए कि VA इज ग्रेटर देन VB, बाबू उसमें हिलाओ नहीं, तार हिल रहा है बेटा, रुक जाइए हम आपको देंगे, रुक जाओ थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं ना, तो आपको देंगे लिखना फिर उसमें, ठीक है, अभी बैठो उधर, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन हम लोग दे दें, तो इस केस में चार्ज का फ्लो कहां से कहां तक होगा, यस, यानी चार्ज का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा, और यही वर्क कराने का कारण है। ये हो गया पोटेंशियल, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट पोटेंशियल बोलते हैं, और यही दो पॉइंट का डिफरेंस जब आ जाएगा, यानी इन दोनों पॉइंट के एब्सोल्यूट पोटेंशियल का डिफरेंस जब हम निकाल लेंगे, यानी यहाँ का एब्सोल्यूट पोटेंशियल VA है और यहाँ का एब्सोल्यूट पोटेंशियल VB है, तो ये बन गया पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है, यहाँ का पोटेंशियल VA था, यहाँ का पोटेंशियल VB था, दोनों का डिफरेंस बन गया पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे चार्ज क्यों फ्लो हो रहा है, तो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। जिस तरह मास हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाता था, उसी तरह चार्ज हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। और फ्लो कराने के लिए रिस्पांसिबल कौन है, क्योंकि VA हायर है तो हायर से लोअर की तरफ जाएगा, और फ्लो को कराने के लिए रिस्पांसिबल कौन है, ये डिफरेंस फ्लो को कराने के लिए रिस्पांसिबल है, और इसीलिए ये पोटेंशियल का डिफरेंस है, दैट्स व्हाई इट्स पोटेंशियल डिफरेंस, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं।